हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। डिस्कस करने जा रहे हैं आज क्रिमिनल लॉ के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेल को। तो चाहे वो बेल इन बेलेबल ऑफेंस हो या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देने की बात हो या फिर वो हो एंटीसिपेटरी बेल, हर एक चीज़ को आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन द ईयर 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस किया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को। उसके बाद यहाँ हुआ क्या कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर था वो रेगुलेट हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा। अब इस पूरी वीडियो में मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को BNSS कहकर एक्नॉलेज करूंगा। तो अगर हम बेल के प्रोविजंस में आते हैं जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेंशन्ड है, तो यहाँ पे कई सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन चाहे आपका LLB एग्जाम हो या जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम हो, जो प्रोविजंस हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है और वही प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, इन प्रोविजंस को अच्छे से समझ लेते हैं, तो इट इज गुड इनफ फॉर यू। बेल के जो प्रोविजंस है वो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 478 से। सेक्शन 478 यहाँ पे बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देने की बात करता है। वहीं सेक्शन 479 बात करता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में। सेक्शन 480 ऑफ BNSS काफी इंपॉर्टेंट है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल दी जा सकती है, इस चीज को बताता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में काफी यूज होने वाला सेक्शन जो कि है सेक्शन 482, वो बात करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। तो चलिए अब हर एक बेल से जुड़े सेक्शन को डेप्थ में समझते हैं। अब सीधा बेल के प्रोविजंस पर जाने से पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहली टर्म है बेल। अगर हम यहाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज B की तरफ जाते हैं तो ये सेक्शन हमें बेल की डेफिनेशन बताता है। बेल होता क्या है? बेल रिलीज होता है किसी भी ऐसे पर्सन का जो पर्सन यहाँ पर या तो एक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है किसी ऑफेंस का। अब उस पर्सन को यहाँ रिलीज कहाँ से किया जा रहा है? उस पर्सन को रिलीज किया जा रहा है लॉ की कस्टडी से सर्टेन कंडीशंस के ऊपर। अब ये कंडीशन उस पर्सन पर कौन लगा रहा है? ये कंडीशन लगाई जाती हैं ऑफिसर के द्वारा या कोर्ट के द्वारा उस पर्सन से या तो बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाकर। तो बेल क्या होती है ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब बेल बॉन्ड और बॉन्ड क्या होता है इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज D की तरफ चलते हैं तो ये क्लॉज हमें बेल बॉन्ड की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। बेल बॉन्ड एक ऐसी अंडरटेकिंग होती है जो कि एक पर्सन के रिलीज के लिए दी जा रही है और उसमें यहाँ श्योरिटी शामिल है। वहीं अगर हम क्लॉज E पर आते हैं तो क्लॉज E बॉन्ड की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। बॉन्ड का मतलब यहाँ पे होता है एक पर्सनल बॉन्ड या एक अंडरटेकिंग जो कि रिलीज के लिए ही दी जा रही है लेकिन उसमें श्योरिटी शामिल नहीं है। तो बेल बॉन्ड और बॉन्ड के बीच यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है श्योरिटी। जब यहाँ श्योरिटी दी जाएगी तो वही चीज़ बेल बॉन्ड कहलाएगी, और जब यहाँ श्योरिटी नहीं दी जाएगी तो उस चीज़ का मतलब होगा कि यहाँ बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक ऑफेंस कमिट कर दिया है और मैं कोर्ट से कहता हूँ कि मुझे बेल दे दीजिए। कोर्ट यहाँ पर मुझे बेल तो दे देता है लेकिन कोर्ट ये कहता है कि आपको एक बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा। तो उस सिचुएशन में मैं कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दूंगा अपने रिलीज के लिए और कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी मैं कोर्ट में एज अ श्योरिटी डिपॉजिट कराऊंगा। वहीं अगर कोर्ट मुझे बेल बॉन्ड की जगह बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है तब भी प्रोसेस यहाँ सेम ही रहेगा। मुझे एक अंडरटेकिंग अपने रिलीज के लिए कोर्ट को देनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पर मुझे उस सिचुएशन में श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ और दो डेफिनेशंस है जिन्हें हमें समझने की जरूरत है, जिसमें से अगली डेफिनेशन है बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन। अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की तरफ चलते हैं तो ये क्लॉज हमें बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। बेलेबल ऑफेंस कोई भी एक ऐसा ऑफेंस हो सकता है जिसमें यहां पर्सन का राइट होता है बेल क्लेम करना, और ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कोर्ट बेल दे देता है। वहीं अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि एक इंडिविजुअल को या तो बेल दी जाए या फिर ना दी जाए। यहाँ पर्सन का राइट नहीं होता कि उसे बेल मिल जाएगी। यहाँ पे किस पर्सन को बेल देनी है या नहीं देनी ये टोटली कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं इस रिगार्ड में जो अगली डेफिनेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन। अगर हम क्लॉज G की तरफ चलते हैं तो ये क्लॉज हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कुछ इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं जिसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो विदाउट वारंट
किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। ये जनरली मोर सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑफेंस ऑफ रेप या फिर मर्डर। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इसके अपोजिट होते हैं, उसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को एक वारंट की जरूरत होती है किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के लिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बेल से जुड़ा सबसे पहला सेक्शन, जो कि है सेक्शन 478 ऑफ BNSS, जो कि बात करता है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। सो अगर हम बेल एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो सेक्शन 478 सिंपली ये कहता है कि किन किन केसेस में बेल ली जा सकती है, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। सेक्शन 478 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि ऐसा पर्सन नहीं है जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है, मतलब ये सेक्शन डील करता है एक ऐसे पर्सन से जिसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसे अरेस्ट या फिर डिटेन किया गया है किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के द्वारा विदाउट वारंट, या उस पर्सन को पेश किया जाता है कोर्ट के सामने और वो पर्सन यहाँ पे एग्री है कि हाँ भाई मैं बेल दे दूंगा, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को बेल पर रिलीज किया जाएगा। यहाँ शैल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब यहाँ पर जो भी पर्सन है जिसको अरेस्ट या डिटेन किया गया है बेलेबल ऑफेंस के लिए, उस पर्सन को कोर्ट को रिलीज करना ही होगा। यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है कि वो उस पर्सन को रिलीज करे या नहीं करे, यहाँ उस पर्सन का राइट है कि उस पर्सन को बेल पर रिलीज किया जाएगा। तो आते हैं इस सेक्शन के प्रोविजो पर। प्रोविजो सिंपली ये कहता है कि अगर ऑफिसर या कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन जिसे यहाँ अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है वो पर्सन एक इंडिजेंट पर्सन है, मतलब वो पर्सन गरीब है और वो पर्सन बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन से बेल बॉन्ड की बजाय बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि बेल बॉन्ड में श्योरिटी देनी पड़ती है एक पर्सन को, जो कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हो सकती है जो कि डिपॉजिट होगी कोर्ट में। अब यहाँ पे हो सकता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट या डिटेन किया गया है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ इस तरीके की नहीं है कि वो यहाँ श्योरिटी डिपॉजिट करा पाए कोर्ट में, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन से बेल बॉन्ड की बजाय बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया जाएगा। अब इस केस की एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि एक ऐसा पर्सन जिसने 1 हफ्ते के अंदर बेल बॉन्ड नहीं दिया, तो ये एक सफिशिएंट ग्राउंड बन जाएगा ऑफिसर या कोर्ट को ये मानने के लिए कि वो पर्सन जिसने 1 हफ्ते के अंदर यहाँ बेल बॉन्ड नहीं दिया वो पर्सन है एक इंडिजेंट पर्सन। इस सेक्शन का सेकंड प्रोविजो ये कहता है कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अफेक्ट करेगा सेक्शन 135 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 492 को। देखिए अगर हम बात करते हैं सेक्शन 492 की, तो सेक्शन 492 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड के बारे में। वहीं सेक्शन 135 क्लॉज 3 कुछ इस तरीके के सिनेरियो की बात करता है जहां पर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को कि वो या तो बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करे। अब मैजिस्ट्रेट यहाँ पे उस पर्सन को बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? जिससे उस पर्सन का बिहेवियर ठीक रह सके और जिससे वो पर्सन किसी भी तरीके की शांति को भंग ना कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैजिस्ट्रेट द्वारा उस पर्सन को डायरेक्शन दी जाती है कि भाई आप या तो बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करो। अब जो सेक्शन 478 सबसेक्शन 2 है वो सिंपली ये कहता है कि सबसेक्शन 1 में जो भी हो उसके बावजूद अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने बेल बॉन्ड या बॉन्ड में दी गई टाइम और प्लेस की कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो उस पर्सन को बेल देने से मना भी कर सकता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट कर देता है और उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, कोर्ट के द्वारा उस पर्सन को बेल पर रिलीज भी कर दिया जाता है, लेकिन जब उस पर्सन को दोबारा उसी सेम केस में कोर्ट में बुलाया जाता है तो यहाँ ये पता लगता है कि उस पर्सन ने जब या तो बेल बॉन्ड या फिर बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया है उसमें कुछ टाइम या कुछ प्लेस मेंशन थी कि इस टाइम पर और इस जगह उस पर्सन को अटेंडेंस देनी थी, उस पर्सन को प्रेजेंट होना था, लेकिन उस टाइम और प्लेस पर वो पर्सन वहां प्रेजेंट नहीं होता, उस टाइम और प्लेस की कंडीशंस का वो पर्सन यहां पालन नहीं करता, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उस पर्सन को बेल देने से मना भी कर सकता है और उस पर्सन को यहाँ पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है अंडर सेक्शन 491। अब सेक्शन 491 बात करता है फोरफीचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो जहां सेक्शन 478 बात करता था बेलेबल ऑफेंसेस में बेल की, वहीं सेक्शन 479 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में बात करता है। तो इस सेक्शन को भी समझ लेते हैं। अब सेक्शन 479 यहाँ ये कहता है कि मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को यहाँ डिटेन किया जाएगा। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया है जो ऑफेंस या तो इस संहिता के अंडर है या किसी और लॉ के अंडर है,
लेकिन वो एक ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसके लिए या तो डेथ पेनल्टी दी जा सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जा सकती है। तो अगर ऐसे ऑफेंस के लिए किसी पर्सन पर या तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या फिर ट्रायल चलाया जा रहा है और उस दौरान वो पर्सन उस ऑफेंस के लिए दी जाने वाली सबसे बड़ी पनिशमेंट के 1/2 ऑफ द पीरियड के लिए ऑलरेडी डिटेन हो चुका है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन का ये राइट है कि उसे बेल पर कोर्ट द्वारा छोड़ा जाए। अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये सेक्शन की जो लैंग्वेज है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी होगी, तो इस प्रोविजन को जो कि सबसेक्शन 1 है इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल लिया है। सो BNSS में सेक्शन 143 में ट्रैफिकिंग को एक ऑफेंस माना गया है। अब अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे ट्रैफिकिंग का ऑफेंस कमिट करता है तो उसे मिनिमम 7 साल की तो पनिशमेंट दी ही जाएगी, लेकिन उसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि इस ट्रैफिकिंग के ऑफेंसेस के लिए दी जाने वाली पनिशमेंट में डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट शामिल नहीं है। सो यहाँ पर मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट है जिसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल के लिए। अब यहाँ पर ये जो 10 साल की पनिशमेंट है, ये जो 10 साल का एक्सटेंशन है, ये मैक्सिमम पनिशमेंट है जो कि ट्रैफिकिंग के ऑफेंस के लिए दी जा सकती है। तो अगर इस 10 साल का हाफ करें जो कि होता है 5 साल, अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 479 सबसेक्शन 1 के अंडर 5 साल के लिए यहाँ पर ऑलरेडी डिटेंशन में रह चुका है, तो उस सिचुएशन में यहाँ ये उस पर्सन का राइट बन जाएगा कि उसे बेल पर रिलीज किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे कुछ रिक्विजिट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट यहाँ शामिल नहीं होनी चाहिए पनिशमेंट में। यहाँ ये चीज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उसके 1/2 ऑफ द पीरियड के लिए जो पर्सन है उसे डिटेंशन में रखा गया हो, तब यहाँ ये पूरी तरीके से उस पर्सन का राइट बन जाता है कि उसे कोर्ट द्वारा बेल पर छोड़ा जाएगा, रिलीज किया जाएगा। तो अब इसी एग्जाम्पल से सेक्शन 479 के प्रोविजो को भी समझ लेते हैं। देखिए सेक्शन 479 का प्रोविजो सिंपली ये कहता है कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जो कि पहली बार ऑफेंस कमिट कर रहा है और उसने पास्ट में कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया है, और वो पर्सन उस ऑफेंस के लिए दी जाने वाली सबसे बड़ी पनिशमेंट के 1/3 ऑफ द पीरियड के लिए ऑलरेडी डिटेंशन में रह चुका है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट द्वारा उस पर्सन को रिलीज किया जाएगा एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाकर। अब अगर हम इस एग्जाम्पल की मदद से इस प्रोविजो को समझे तो यहाँ पर 10 साल सबसे ज्यादा पनिशमेंट दी गई है ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग के लिए, और वो पर्सन इस 10 साल के 1/3 ऑफ द पीरियड के लिए ऑलरेडी डिटेंशन में रह चुका है। मतलब अप्रोक्सीमेटली वो पर्सन 3 साल और 4 महीने के लिए ऑलरेडी डिटेंशन में रह चुका है। तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को कोर्ट द्वारा एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाकर रिलीज किया जाएगा। सो सेकंड प्रोविजो यहाँ ये कहता है कि जो कोर्ट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद यहाँ 2 चीजें कर सकता है, जिसमें सबसे पहला है कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी 1/2 ऑफ द पीरियड के लिए डिटेंशन में रह चुका है, जो कि अगर हम इस ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग के एग्जाम्पल को देखें तो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी 5 साल के लिए डिटेंशन में रह चुका है तो उसके बाद भी कोर्ट यहाँ उसकी डिटेंशन को कंटिन्यू रख सकता है। और दूसरी चीज, या तो कोर्ट उस पर्सन को बेल पर रिलीज कर सकता है या तो बेल बॉन्ड या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के। तो अगर कोर्ट इन दोनों में से कोई भी चीज करता है तो ऐसा कोर्ट यहाँ क्यों कर रहा है, इस चीज के रीजंस भी कोर्ट यहाँ रिकॉर्ड करेगा। ये कहना है यहाँ सेकंड प्रोविजो का। तो अब अगर हम बात करते हैं थर्ड प्रोविजो की, तो थर्ड प्रोविजो ये चीज स्पेसिफाई करता है कि किसी भी पर्सन को जिस पर यहाँ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल चलाया जा रहा है, तो उस पर्सन को एक ऑफेंस के लिए सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी गई है उससे ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट है वो है 10 ईयर्स। अगर हम थर्ड प्रोविजो की माने तो 10 साल से ज़्यादा किसी भी पर्सन को यहाँ डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। यहाँ 1/3 या 1/2 की बात नहीं हो रही, यहाँ सीधा ही ये प्रोविजो ये चीज़ कह रहा है कि जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट है उससे ज़्यादा तो आप किसी पर्सन को डिटेंशन में रख ही नहीं सकते। अब इस सेक्शन 479 का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर डिटेंशन के पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाए उस चीज को प्रोवाइड करता है। ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जब पीरियड ऑफ डिटेंशन को कैलकुलेट किया जा रहा होगा बेल देने के लिए, तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ डिटेंशन बीत गया है एक्यूज्ड के द्वारा प्रोसीडिंग्स में आई डिले की वजह से, उस पीरियड ऑफ डिटेंशन को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब सेक्शन 479 का सबसेक्शन 2 ये चीज स्पेसिफाई करता है कि फर्क नहीं पड़ता सबसेक्शन 1 में जो भी चीजें दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजो है उनको ध्यान में रखते हुए अगर किसी पर्सन पर एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए या मल्टीपल केसेस में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल चलाया जा रहा है और
वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल पेंडिंग है उस पर्सन के अगेंस्ट, तो उस सिचुएशन में तो उस पर्सन को बेल दी ही नहीं जा सकती। तो अगर हम सबसेक्शन 3 पर आते हैं तो सबसेक्शन 3 सिंपली ये कहता है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है जहां पर एक्यूज पर्सन डिटेन हुआ है, तो यहाँ जो 1/2 ऑफ द पीरियड थे या फिर 1/3 ऑफ द पीरियड थे जिनकी बात हमने पिछले सेक्शंस और पिछले प्रोविजोज में की है, वो पीरियड जब यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल या राइटिंग में एक एप्लीकेशन कोर्ट को देगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये पीरियड्स कंप्लीट हो गए हैं, जिससे यहाँ एक्यूज पर्सन जो डिटेन हो रखा था उसको बेल पर रिलीज किया जा सके। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 480 ऑफ बीएनएसएस को, जो कि बात करता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल की। अब सेक्शन 480 की हेडिंग देख लीजिए। ये सेक्शन सिंपली ये कहता है कि जब बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ली जा सकती है। सबसेक्शन 1 जो है वो सिंपली ये कहता है कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि या तो एक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का, और जब ऐसे पर्सन को यहाँ अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के द्वारा विदाउट वारंट के, या फिर उस पर्सन को कोर्ट में पेश किया जाता है लेकिन वो कोर्ट हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तब उस पर्सन को यहाँ पर बेल पर छोड़ा जा सकता है। अब मैंने जैसा कि बोला कि जा सकता है, तो यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि या तो उस पर्सन को बेल पर छोड़ा जाए या फिर ना छोड़ा जाए। अब अगर हम यही चीज़ सेक्शन 478 में देखते हैं तब वहाँ मेंशन था ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, लेकिन जब अगर हम सेक्शन 480 की बात करते हैं तो यहाँ पर मेंशन्ड है ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब सेक्शन 478 में एक पर्सन का राइट होता है बेल पर रिलीज होना, लेकिन वहीं सेक्शन 480 में यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर बेल पर छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 480 सबसेक्शन 1 में एक ऐसे पर्सन की बात हुई है जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है, जिसको अरेस्ट या डिटेन किया गया है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के द्वारा विदाउट वारंट, या उस पर्सन को कोर्ट में पेश किया गया है लेकिन वो कोर्ट हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तब उस पर्सन को बेल पर रिलीज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं बट मेंशन है, लेकिन उस पर्सन को तब रिलीज नहीं किया जाएगा जब यहाँ कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया है जो ऑफेंस यहाँ पे पनिशेबल है विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, और उस पर्सन को यहाँ तब भी रिलीज नहीं किया जाएगा जब वो ऑफेंस जो कि उस पर्सन के द्वारा कमिट किया गया है वो ऑफेंस है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वो पर्सन यहाँ पर पहले भी ऐसे ऑफेंस कमिट कर चुका है जिन ऑफेंसेस के लिए यहाँ पर डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 7 साल या उससे ज्यादा की पनिशमेंट दी जा सकती है, या फिर वो पर्सन पहले भी 2 या 2 से ज्यादा बार ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट कर चुका है, पर्टिकुलरली ऐसे ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट हो चुका है जिनकी पनिशमेंट या तो 3 साल या 3 साल से ज्यादा है लेकिन 7 साल से कम है, तब ऐसी सिचुएशंस में उस पर्सन को बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा। अब इस सेक्शन का प्रोविजो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो सिंपली ये कहता है कि जिस पर्सन की बात यहाँ सेक्शन 480 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में हुई है, जिसको हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, उस पर्सन को भी यहाँ बेल पर छोड़ा जा सकता है तब जब वो पर्सन या तो है एक चाइल्ड या फिर वुमेन, या वो एक ऐसा पर्सन है जिसे कोई बीमारी हो गई है। उस सिचुएशन में उस पर्सन को सब क्लॉज 1 में और सब क्लॉज 2 में दी गई चीजों के बावजूद भी बेल पर रिलीज किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सेकंड प्रोविजो में कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसकी बात क्लॉज 2 में हो रही है उस पर्सन को भी बेल पर रिलीज किया जा सकता है तब जब यहाँ पर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से ये करना जरूरी है, तब कोर्ट यहाँ उस पर्सन को भी, जिस पर्सन की बात यहाँ क्लॉज नंबर 2 में हुई है, उस पर्सन को भी कोर्ट बेल पर रिलीज कर सकता है। अगर हम थर्ड प्रोविजो को देखते हैं तो थर्ड प्रोविजो सिंपली ये चीज स्पेसिफाई करता है कि किसी भी एक्यूज पर्सन की बेल को सिर्फ इस वजह से मना नहीं किया जाएगा कि उस पर्सन को विटनेस द्वारा किसी इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, या इस वजह से भी मना नहीं किया जाएगा कि उस पर्सन को 15 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रखा गया है। फोर्थ प्रोविजो ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया है जो कि पनिशेबल है डेथ से, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ से, या 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की इम्प्रीजनमेंट से, ऐसे पर्सन को बेल पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आते हैं सबसेक्शन 2 पर। अगर ऑफिसर को या कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की किसी भी स्टेज पर यह लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जिससे ये पता लगे कि एक्यूज ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ग्राउंड जरूर हैं जो कि ये कहते हैं कि और जांच होनी चाहिए और फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए एक्यूज को लेकर, तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो फर्दर इंक्वायरी डायरेक्ट कर सकते हैं और जब तक वो इंक्वायरी पेंडिंग होगी तब तक एक्यूज को बेल पर रिलीज किया जाएगा। और यहाँ पर जो ऑफिसर हैं और जो कोर्ट है उनकी डिस्क्रिशन है कि वो एक्यूज को उसके अपीयरेंस के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते। अब सबसेक्शन 3 यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली हमें देखने को मिलता है जब भी किसी पर्सन को कोर्ट द्वारा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल दी जाती है तो कुछ कंडीशंस उस पर्सन पर इम्पोज की जाती हैं। उन कंडीशंस की ही बात यहाँ सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 करता है। सबसेक्शन 3 ये कहता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है ऐसे ऑफेंस का जो ऑफेंस पनिशेबल है 7 साल या उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट से, या फिर वो ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 6 जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में, चैप्टर 7 जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के बारे में, या चैप्टर 17 जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में, उनसे रिलेटेड है, या वो पर्सन एक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है ऐसे ऑफेंस जिसकी हमने जस्ट अभी बात की उनके अबेटमेंट से, उनकी कॉन्स्पिरेसी से या उनके अटेम्प्ट से। तो ऐसी सिचुएशन में जब उस पर्सन को, जो पर्सन ऐसे ऑफेंसेस का एक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है, उस पर्सन को जब यहाँ कोर्ट रिलीज करेगा तो कोर्ट कुछ कंडीशंस इंपोज करेगा। वो कंडीशंस हैं कि वो पर्सन जिसको यहाँ पर कोर्ट द्वारा बेल पर रिलीज किया जा रहा है उस पर्सन को अटेंडेंस देनी पड़ेगी उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस यहाँ पर बॉन्ड में मेंशन्ड है। सेकंड कंडीशन यहाँ ये कहती है कि वो पर्सन जिसे यहाँ बेल पर रिलीज किया जा रहा है वो कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं करेगा जो ऑफेंस सिमिलर है उस ऑफेंस से जिस ऑफेंस के लिए वो पर्सन एक्यूज्ड है या जिस ऑफेंस के लिए वो पर्सन सस्पिशन में है। थर्ड कंडीशन में जो एक्यूज पर्सन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी पुलिस ऑफिसर को एविडेंस टैंपर करने के लिए, या एक ऐसा पर्सन जो कि केस के फैक्ट्स के साथ जुड़ा है उसे कोई फैक्ट्स डिस्क्लोज ना करने के लिए किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ ये चीज भी मेंशन है कि कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए कुछ और कंडीशंस भी इंपोज की जानी चाहिए तो कोर्ट यहाँ पे और कई सारी कंडीशंस भी इंपोज कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 पे अगर हम आते हैं तो सबसेक्शन 4 ये कहता है कि ऑफिसर या कोर्ट जब किसी भी पर्सन को बेल पर रिलीज करेंगे सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंडर, तो वो रीजंस या स्पेशल रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे कि वो उस पर्सन को क्यों बेल पर रिलीज कर रहे हैं अंडर दैट रिस्पेक्टिव सबसेक्शंस। तो बात करते हैं यहाँ सबसेक्शन 5 की। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट ने किसी पर्सन को रिलीज कर दिया है बेल पर अंडर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में, लेकिन कोर्ट को बाद में ये लगता है कि उस पर्सन को बेल पर रिलीज करना ठीक नहीं था और किसी भी रीजन की वजह से कोर्ट को ये लगता है कि उस पर्सन को दोबारा से अरेस्ट किया जाना चाहिए और कस्टडी में डाल दिया जाना चाहिए, तब कोर्ट के पास इस सबसेक्शन में ये पावर है कि वो ऐसा कर सकते हैं। सो सबसेक्शन 6 यहाँ ये कहता है कि कोई भी एक ऐसा केस जो कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जा सकता है जहां पर एक पर्सन एक्यूज्ड है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का और उस पर यहाँ ट्रायल चलाया जा रहा है और वो ट्रायल यहाँ 60 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है उस डेट से जब यहाँ पहली बार उस केस में एविडेंस लिया गया था, तब उस सिचुएशन में उस एक्यूज पर्सन को जो कि कस्टडी में है उस एक्यूज पर्सन को यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की सेटिस्फैक्शन के बाद बेल पर रिलीज किया जा सकता है। सो फाइनली डिस्कस करते हैं इस सेक्शन के लास्ट सबसेक्शन को जो कि है सबसेक्शन नंबर 7। ये सबसेक्शन सिंपली ये कहता है कि जजमेंट आने से पहले और ट्रायल कंक्लूड होने के बाद किसी भी टाइम अगर कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ कोई भी ऐसे रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे जिससे ये पता लगता है कि एक्यूज गिल्टी है किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो उस सिचुएशन में अगर एक्यूज यहाँ कस्टडी में है तो उसे बेल पर रिलीज किया जाएगा और उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया जाएगा उसके अपीयरेंस के लिए। अब यहाँ पर उसके अपीयरेंस के लिए यहाँ बॉन्ड क्यों एग्जीक्यूट करवाया गया, जिससे जब यहाँ जजमेंट डिलीवर होगी तो वो एक्यूज उस जजमेंट को सुनने के लिए यहाँ अपीयर हो पाए, इसीलिए यहाँ कोर्ट के द्वारा ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया गया है। देखिए जो सेक्शन 481 ऑफ BNSS है वो काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल है। ये सेक्शन सिंपली ये कहता है कि एक्यूज को सिर्फ इसीलिए बेल दी जा रही है जिससे वो हायर कोर्ट में अपील कर सके। हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट। मान लीजिए एक ट्रायल कोर्ट है या एक एपीलेट कोर्ट है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेट से एक ट्रायल कोर्ट है जो कि ऑफेंस को ट्राई कर रहा है, ट्रायल चलाया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ट्रायल है वो कंक्लूड नहीं हुआ है।
अब यहाँ ट्रायल कोर्ट करता क्या है कि वो बेल दे देता है एक्यूज को। वो सिर्फ इसीलिए एक्यूज को बेल दे रहा है जिससे एक्यूज या हायर कोर्ट में अपील कर सके अपने केस की। तो सिर्फ इसीलिए इस सेक्शन के अंडर यहाँ बेल एक्यूज को दी जाती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेटेड टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ बेल, जो कि है सेक्शन 482, जो कि बात करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। देखिए ये सेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम्स में काफी ज्यादा यूज होता है। अब एंटीसिपेट का मतलब यहाँ हमें सबसे पहले समझना होगा। एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी भी चीज का अनुमान लगाना जो कि फ्यूचर में हो सकती है। वहीं एंटीसिपेटरी बेल एक ऐसी तरीके की बेल है जो कि किसी इंडिविजुअल द्वारा इसलिए ली जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में अरेस्ट होने वाला है, इसीलिए वो उस अरेस्ट से बचने के लिए इस एंटीसिपेटरी बेल को लेने के लिए कंसर्न्ड कोर्ट्स को अप्रोच करता है। अब अगर हम सेक्शन 482 देखते हैं तो सेक्शन 482 सिंपली कहता है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। मतलब बेल की डायरेक्शन दी जा रही है उस पर्सन के लिए जो पर्सन यहाँ अरेस्ट हो सकता है। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज का होना। सबसेक्शन 1 सिंपली यहाँ ये कहता है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसे लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है क्योंकि उसने यहाँ एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो इस सिचुएशन में वो या तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच कर सकता है कि वो डायरेक्ट करें उस पर्सन को, जिस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है, बेल देने के लिए। और अगर यहाँ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि हाँ उस पर्सन को, जिस पर्सन ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर दिया, जिस पर्सन को यहाँ लग रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है, अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है कि उसे बेल दी जानी चाहिए तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है बेल पर। अब एंटीसिपेटरी बेल को आप एक तरीके की एडवांस बेल भी कह सकते हैं जो कि एक पर्सन को दी जा सकती है। अब सबसेक्शन 2 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 सिंपली ये बताता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जब डायरेक्शंस देंगे अंडर सबसेक्शन 1, मतलब वो जब किसी भी पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेंगे तो वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस यहाँ पे लगा सकते हैं उस बेल को देते टाइम। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है ये सबसेक्शन 2 यहाँ स्पेसिफाई करता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं सेक्शन 482 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 ये कहता है कि वो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां पे पर्सन को खुद को अवेलेबल करवाना होगा इंटेरोगेशन के लिए, जो इंटेरोगेशन यहाँ पुलिस ऑफिसर करेंगे जब भी उस इंटेरोगेशन की यहाँ जरूरत होगी। क्लॉज 2 में जो कंडीशन है वो सिंपली रिलेट करती है सेक्शन 480 की एक कंडीशन से। अब ये कंडीशन यहाँ ये कहती है कि वो पर्सन जो कि एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहा है, जिसको एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है, वो पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी पुलिस ऑफिसर को या किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि केस के फैक्ट्स के साथ जुड़ा है, उन्हें किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं देगा। थर्ड कंडीशन यहाँ ये कहती है कि पर्सन इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, इंडिया को छोड़ के नहीं जाएगा कोर्ट की परमिशन के बिना। फोर्थ कंडीशन यहाँ ये कहती है कि कोर्ट और भी कई तरीके की कंडीशंस लगा सकती हैं, जो कंडीशंस यहाँ सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 में दे रखी हैं। जैसा कि हमने सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 ऑलरेडी डिस्कस किया, उसमें कई सारी कंडीशंस थी, जैसे कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं दिया जाएगा किसी पुलिस ऑफिसर को, जिसको बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक कंडीशन वहाँ पे ये भी थी कि पर्सन एक सिमिलर तरीके का ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस भी कोर्ट यहाँ लगा सकती है। सो सबसेक्शन 3 जो यहाँ है वो इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये सेक्शन सिंपली एक सिनेरियो क्रिएट करता है। मान लीजिए एक पर्सन है जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है और उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच किया है। अब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि उसी पर्सन को एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट वारंट के। अब यहाँ उस पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, फिर भी उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उस केस में जब उस पर्सन को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, तब वो पर्सन बेल देने को रेडी होते हैं। तब इस सिचुएशन में उस पर्सन को जिसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई थी पहले, उसे अब बेल पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैजिस्ट्रेट है, अगर वो कॉग्निजेंस लेते हैं उस ऑफेंस का, मतलब उस नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो कि एक्यूज ने किया था, जिसने यहाँ एंटीसिपेटरी बेल ली थी, अगर मैजिस्ट्रेट को यहाँ ये लगता है कि एक बेलेबल वारंट इशू होना चाहिए उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, तब वो एक बेलेबल वारंट इशू करेंगे उसी पर्सन के अगेंस्ट जिसको पहले एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी थी,
जिससे उस पर्सन को बेल पर रिलीज किया जाए। लेकिन यह देखने वाली चीज ये है कि जो बेलेबल वारंट मैजिस्ट्रेट यहाँ इशू करेंगे वो कंफर्मिटी में होना चाहिए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 480 ऑफ BNSS के। सबसेक्शन 4 यहाँ पे एक काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन स्पेसिफाई करता है इसी एंटीसिपेटरी बेल का। सबसेक्शन 4 यहाँ ये बताता है कि ये सेक्शन जो कि है सेक्शन 482 वो किन किन केसेस में अप्लाई नहीं होता। देखिए सबसेक्शन 4 जो है वो सिंपली ये कहता है कि इस सेक्शन में यानी कि सेक्शन 482 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अप्लाई होगा एक ऐसे पर्सन पे जिसका अरेस्ट किया गया है या जिस पर एक्यूजेशन लगे हैं एक ऐसे ऑफेंस के जो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 65 या सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 65 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 65 बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस के बारे में, जहां पर 16 साल से कम की लड़की का रेप या 12 साल से कम की लड़की के रेप के बारे में बात की गई है। वहीं सेक्शन 70 बात करता है गैंग रेप के बारे में। सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 यहाँ पर बात करता है गैंग रेप ऑफ अ वुमन हु इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज। तो अगर इन दो ऑफेंसेस जो कि हैं सेक्शन 65 एंड सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 इनके अंडर किसी पर्सन का अरेस्ट होता है या कोई पर्सन इन सेक्शंस के अंडर कन्विक्ट होता है तो उस पर सेक्शन 482 ऑफ BNSS अप्लाई नहीं होता। मतलब वो पर्सन सेक्शन 482 के अंडर एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकता। सो फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस वीडियो का लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है सेक्शन 483 जो कि बात करता है स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। देखिए ये सेक्शन सिंपली हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की पावर या तो बेल देने में या बेल को रिजेक्ट करने में इस चीज़ के बारे में बात करता है। सो डिस्कस करते हैं इस सेक्शन को। सो अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो ये सिंपली ये कहता है कि जो सेक्शन 483 सबसेक्शन 1 है उसमें अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट, मतलब जो हाई कोर्ट है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब वो क्या क्या डायरेक्ट कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ए दैट एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, अगर कोई भी पर्सन एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का और वो कस्टडी में है तो उसे बेल पर रिलीज किया जाए अगर वो ऑफेंस कुछ इस नेचर का है जो कि स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 में। अब यहाँ जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ऐसी डायरेक्शन देंगे किसी एक्यूज को रिलीज करने की बेल पर तब वो कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर सकते हैं जो कि हाई कोर्ट को या कोर्ट ऑफ सेशन को नेसेसरी लगती हैं सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 के अंडर। सो जो क्लॉज भी है वो सिंपली ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है या जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि मैजिस्ट्रेट द्वारा एक्यूज पर इम्पोज की गई है उस कंडीशन को यहाँ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन या तो सेट असाइड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं उस टाइम जिस टाइम जब किसी भी पर्सन को यहाँ बेल पर रिलीज किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस सेक्शन का प्रोविजो भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो सिंपली ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है किसी भी पर्सन को बेल देने से पहले जो पर्सन एक्यूज्ड है एक ऐसे ऑफेंस का जिस ऑफेंस को ट्राई किया जा सकता है एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही उस ऑफेंस को ट्राई कर सकता है, या उसको भले ही ना ट्राई किया जा रहा हो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा लेकिन वो ऑफेंस कुछ इस तरीके का है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ है, तब उस सिचुएशन में जो हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है वो नोटिस देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उस एक्यूज पर्सन को बेल देने से पहले। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है कि नोटिस देना प्रैक्टिसेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में वो नोटिस नहीं भी देंगे तब भी ये चीज़ यहाँ एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो यहाँ नोटिस क्यों नहीं दे पा रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, इस चीज़ के रीजंस यहाँ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में। इस सेक्शन 483 का सेकंड प्रोविजो ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है वो किसी भी पर्सन को बेल ग्रांट करने से पहले जो पर्सन यहाँ पे एक्यूज्ड है एक ऐसे ऑफेंस का जो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 65 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस के बारे में, या फिर सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 जो कि बात करता है गैंग रेप ऑफ अ वुमन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज के बारे में। अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे पर्सन को जो कि इन ऑफेंसेस के अंडर एक्यूज्ड है उसे बेल ग्रांट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन नोटिस देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 15 दिन के अंदर। उसके बाद ही यहाँ बेल ग्रांट की जा सकती है उस एक्यूज पर्सन को। सेक्शन 483 का सबसेक्शन 2 जो है वो यहाँ ये कहता है कि जब बेल की एप्लीकेशन की हियरिंग चल रही होगी
अंडर सेक्शन 65 और सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तब उस टाइम यहाँ जो इन्फॉर्मेंट है या तो उसका होना या एक ऐसा पर्सन जिसे ऑथराइज किया गया है इन्फॉर्मेंट के द्वारा, उसका प्रेजेंट होना यहाँ पे ऑब्लिगेटरी है। मतलब जब ऐसे पर्सन की बेल की एप्लीकेशन को सुना जा रहा होगा जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया अंडर सेक्शन 65 और सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो उस सिचुएशन में यहाँ इन्फॉर्मेंट का ये एक ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है इन्फॉर्मेंट के द्वारा, इनमें से किसी भी एक पर ये ऑब्लिगेशन है कि उनका प्रेजेंट होना यहाँ जरूरी है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सेक्शन 483 सबसेक्शन 3 है वो सिंपली ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्ट कर सकते हैं एक ऐसे पर्सन को जिस पर्सन को यहाँ पर बेल पर रिलीज किया गया है कि उसे दोबारा से अरेस्ट किया जाए और कस्टडी में डाला जाए इस चैप्टर के अंडर। अब मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने एक पर्सन को बेल पर रिलीज कर दिया है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उन्हें ये लगता है कि उसे दोबारा से अरेस्ट किया जाना चाहिए और कस्टडी में डाल दिया जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 483 सबसेक्शन 3 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट बेल से रिलेटेड हर एक सेक्शन को समझा, तो चाहे वो बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस हो, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो, एंटीसिपेटरी बेल की बात हो, या फिर बात हो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की, या फिर प्रोविजंस जो कि रिलेटेड हो विद द स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।